आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मुस्लिम आबादी में सबसे पहले गिने जाते हैं, लेकिन वहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है, तो भारत में क्यों नहीं किया जा सकता है? आप सहमत है इससे लागू होना चाहिए? देखिए, आपकी इस बात के लिए इस बात के साथ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले के दो सवाल और हैं आपके, जिसपे अभी चर्चा हो रही थी, जनसंख्या नियंत्रण की। तो जो बातें भी पेश की जा रही हैं वो मुद्दे से हटके वल्गलाने की बात है। अगर आप आंकड़े को देखिए, जब यहाँ की हमारी जो जन्म दर थी भारत की, उसमें हिंदुओं की जन्म दर जो थी वो 2.6 थी। घटने के बाद आज की तारीख में 2.1 है। उसी तरह से अल्पसंख्यकों की जन्म दर, मुसलमानों की जन्म दर 3.4 थी, जो घट के आज भी 2.1 है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्टें पेश हो सकती हैं, आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्टें पेश करी। ऐसा है, यानी आज जो भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है, न वहाँ न हिंदू है न मुसलमान है, वहाँ पे एक जन्म दर है 2.1 इस टाइम चल रही है। उसकी बाद दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे, वीरेंद्र जी ने भी एक आंकड़ा बताया केरल का, आज वहाँ पर उन्होंने कहा कि शिक्षा होना चाहिए, लेकिन केरल में भी जो आंकड़े हैं, बात तो ये हो गई। दूसरी बात कॉमन सिविल कोड की आ रही है। आप सुनिए, तो मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ आप सुनिए, तो आपने एक आंकड़ा बताया, मैं आपको केरल का ही आंकड़ा बताता हूँ, जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। अब मैं सुनिए, वहाँ पर 2001 में जनगणना हुई, उसके बाद जो आंकड़े 11% की बढ़ोतरी है। आप भी मुझे कहने दिए, आप पेश करिएगा, मैं आपको कॉपी भेज दूंगा। अब मैं दूसरी बात अभी देख लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो भारत है, जहाँ पे 14 जबानें हैं भारत में, जो हम लोग बोलते हैं, उसकी तरह सैकड़ों संस्कृतियां हैं, देवी देवता अलग है, सबके अपने तरीके अलग हैं। आप वो कैसे कर पाएंगे? आपसे मैं विनती करता हूं, मैं ये कहता हूं कि भारत देश का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो बनाया था, अपनी कमेटी, अपनी अध्यक्षता में जो बना था, वो ऐसा संविधान है जिसका पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं मिलता है। और अगर इससे छेड़छाड़ करते हैं, उसके ऊपर करने की साजिश यहाँ पर बात संविधान की ही है। अंसार साहब, आपसे परहेज करना चाहिए। आप उस बात को नहीं कह रहे हैं जो आपको कहनी चाहिए। संविधान बनाया हुआ है, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ, आप सुनिए। आप कह रहे हैं कि सबके धर्म अलग हैं, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सबका कानून एक हो जाएगा ना सर? अंसार साहब भी वही रहेंगे, मृदुल शर्मा भी वही रहेंगे, उसमें तो एक होगा ना? ठीक है, उसमें दिक्कत है। मैं आप बताइए, मैं भगवान राम की पूजा करता हूँ। मेरी बात सुनिए आप, मैं भगवान, रुक जाइए, अब तर्क सुनिए। मैं भगवान राम की पूजा करता हूँ, मेरा भाई जो अम्बेडकर की पूजा करता है, तीसरा भाई मेरा मस्जिद में जाता है, चौथा भाई मेरा चर्च में जाता है। जब इतने धर्म है, एक और भी लीजिए, सांस्कृतिक तौर पे साउथ में चले जाइए, चावल खाते हैं। हम यहाँ पूर्वांचल में रहते हैं, हम भारत के पूर्व में रहते, उत्तर में रहते हैं, हम यहाँ पे रहने के बाद हम रोटी भी खाते हैं। क्या संबंध है साहब? मिला पाएंगे? आप रोटी खाइए, चावल खाइए, आपको कौन रोक रहा है? इसी से संबंध है, संविधान से। मैं वही तो कह रहा हूं सर, आपको कहां रोका? संविधान से, जो भारत में अम्बेडकर जी का जो संविधान बना, वो संविधान से संबंध है। क्या अंसार साहब को चावल खाने से रोका जाएगा? क्या रोटी खाने से रोका जाएगा? क्या दाल पीने से रोका जाएगा? संविधान इसी बातों में रखते हुए बनाया गया। ये कैसे जनसंख्या की आड़ में भारत को तोड़ने का काम किया जाए, आज पहुंचा दिया गया है, इसको नहीं जाने देना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, ये तो आप लागू इसलिए नहीं होना चाहते, तोड़ने की लागू इसलिए नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर 4 शादियां हैं, या 3 शादियां, या 2 शादियां हैं, या वहाँ पर लिबर्टी ज्यादा दी जाती है। इस पे क्यों नहीं बात होती है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जन्म दर कितनी है, इससे आपत्ति क्या है आपको? जन्म दर कितनी है? जन्म दर कितनी है बताइए? 2.1 में है, सबके साथ है कि नहीं है? चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, मैं आपसे ठीक पूछ रहा हूँ ना, ये भी एक कारण है क्या वहाँ पर शादी की लिबर्टी ज्यादा है? आपत्ति यही है, आपत्ति यही है, आपत्ति यही है कि इन सब बातों की आड़ में धार्मिक लोगों को निशाना बनाना, भारत के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना। एक छोटा कमेंट राजू दास जी से लेना चाहता हूँ, उसके बाद अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं हो पाएंगे। फिर ओम प्रकाश जी आपका आखिरी कमेंट लूंगा। राजू दास जी अपनी बात रखिए सर। महाराज जी, आपको क्या लगता है? देखिए, अब्बास साहब भी बोल रहे थे और भी मुस्लिम जगत के लोग बोल रहे थे। कष्ट इस बात की है कि ये लोग शुद्ध रूप से तुरंत इसको धर्म से जोड़ देते हैं। इतना दिनों से लोगों ने इनको ठगा, अभी भी इनकी आंख नहीं खुली है। धर्म के लेकर ही लोगों ने इनको सब दिन राजनीतिक रोटी सेक कर इनको अपना राजनीतिक वोट बैंक बनाया, फिर भी इनके अभी तक दिमाग नहीं खुल रहा है। आप ये बता दो कि क्या इनको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? इन्होंने बताया कि हमारी जनसंख्या कम हो रही। मोहम्मद अकरम अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कमेंट लेता हूं। मोहम्मद अकरम अंसारी,
कोशिश हमारी भी है कि हम लगातार इस मसले को आप तक पहुंचाएं, क्योंकि ये कहना है अखाड़ा परिषद का कि अल्पसंख्यक अपने आप को बताते अल्पसंख्यक है, लेकिन उनका अत्याचार बढ़ा है बहुसंख्यकों पर, और उसकी बड़ी वजह उन्हें लगती है जनसंख्या। जी मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। और रही बात अत्याचार की, तो अत्याचार सब देख रहे हैं कि इस टाइम भारत में अत्याचार किसके साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग में कितने लोग मारे जा रहे हैं, ये कौन देख रहा है? ये सब देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। ये लुकी छुपी बात नहीं है। हाँ, एक इसका प्रोपेगेंडा करना और उसको ऊपर अपनी राजनीति करना, और राजनीति क्या, लाशों की राजनीति कहते हैं इसको। आज जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो लाशों की राजनीति कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं। और जो पूरा भारत के साथ पूरे दुनिया देख रही है कि आज ये तो यूएस की रिपोर्ट है, यूएनओ की रिपोर्ट है। यूएनओ की रिपोर्ट में कहा है कि भारत के अंदर आज हिंदूवादी संगठनों ने वहां के अल्पसंख्यक खतरे में है, ना कि मुसलमान, क्रिश्चियन भी उसमें शामिल है, उसके अंदर सिख भी शामिल है, सारे लोग। ये यूएनओ की रिपोर्ट आ चुकी है। अब उस यूएनओ की रिपोर्ट को अगर झुटाने की कोई बात करे तो कहना ही नहीं है, क्योंकि हमें अगर अपना राग अपना है, हमें लाशों की राजनीति करना है, तो इस तरह की हम बात करते हैं। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम भारत को कहाँ ले जा रहे हैं। देखिए, लगातार जो घटनाएं हैं, मैं तो जानता हूं कि 2014 के बाद से लगातार मॉब लिंचिंग बहुत बढ़ चुकी है। दोनों तरफ से बढ़ी है सर। में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान किसी ने उठाया है, चाहे आप साउथ में चले जाइए, क्रिश्चियनों के साथ बेइंतहा हुआ, उसके बाद मुसलमानों के साथ इस चीज का अत्याचार बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। वो अत्याचार कैसा है, अकेले देखो, ढूंढो और मार दो। मैं इस पर 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, मैं सर 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूँ इस पर, और सवाल इसलिए मैं करना चाहता हूँ, आपका कहना है कहीं भी देख लीजिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन सर ऐसा नहीं है। उतनी ही संख्या में बहुसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें आती हैं। तो क्या हम ये मान लें कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता? और अगर भीड़ का चेहरा होता है तो फिर दोनों तरफ से मानना पड़ेगा। देखिए, कोई भी आप घटना गिन लीजिए। मथुरा में घटना हुई कि नहीं हुई सर? अगर 1-2 घटनाओं को आप, मथुरा में घटना हुई कि नहीं हुई सर? पहले घटना होती है बुलंदशहर, सहारनपुर, कई जगह घटनाएं हुई हैं। मथुरा की बात करेंगे, अभी आप बॉम्बे की एक बात कर लेंगे, उसके बदले में कितनी घटनाएं हो गई। मैं आपको गिनवा दूंगा ना सर। हिंदू साथ हो रही है, मुसलमान साथ हो रही है। मैं दोनों तरफ से गिनवाऊंगा सर, एक एक कह रहा हूँ, मुझे इस पे नहीं है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे, मैं वही कह रहा हूँ अंसार साहब, ये तो आंकड़े में अल्पसंख्यक ज्यादा जो है प्रताड़ित हुआ, मारा गया है। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, अगर यहाँ पे हम आंकड़े की बात कर रहे हैं, उसमें अल्पसंख्यक ज्यादा मारा। मैं वही कह रहा हूँ सर, मैंने आपसे इसलिए सवाल घुमा फिरा के नहीं पूछा, सीधा पूछा। मेरा सवाल यही है, अगर अल्पसंख्यकों पर हमला होता है और उसके लिए बहुसंख्यक जिम्मेदार है, तो फिर बहुसंख्यकों पर हमलों के लिए क्या अल्पसंख्यक को आप जिम्मेदार मानेंगे? वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। हम तो कहते हैं, हम लोग की लगातार ये डिमांड रही है कि ये मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई कानून बना दिया जाए। मॉब लिंचिंग क्या आप धर्म के आधार पर देखते हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ सर आपसे, क्या आप धर्म के आधार पर देखते हैं या फिर भीड़ को देख रहे हैं? मॉब लिंचिंग होती है आज, भाई भीड़ के ऊपर भी, मॉब लिंचिंग में भीड़ में भी चेहरे पहचाने जाते हैं। आज तो वही मैं कह रहा हूँ ना, दोनों तरफ से पहचानेंगे क्या चेहरे? बहुत से ऐसे कानून उत्तर प्रदेश में भी आ गए कि संपत्ति कानून जब आया, उसके ऊपर अभी लोगों की जो है कुर्की हो रही है, उससे उनकी नीलामी कराई जा रही है। तो क्या कैमरे से पहचाना गया? और उस वक्त भी जब मॉब लिंचिंग होती है, उस टाइम भी तो सब कैमरे से पहचाने जा सकते हैं। उनके खिलाफ मैं इस पर आऊंगा। बहाना है। एक पक्ष अगर मारा जाता है तो हम कहते हैं भीड़ आई थी, और ऐसे आते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, वो तो भैया, वो तो टीवी पर उसको देख लिया। मैं बिल्कुल अंसार साहब, तुम गुनाहगार हो। आपकी बात मैं पूछूंगा, ओम प्रकाश जी से इसका जवाब लूंगा। पहले एक कमेंट ले लेता हूँ, फिर हम ब्रेक। आंकड़े देखिए, आंकड़े, तर्क की बात करिए, ये हवा में बात नहीं हो रही है, पड़ रहा है, एक सीधा चला दी जाती है। अरे कौवा कान ले दिया, कहां तो देखिए, गलत बात आप लोग करते हैं, गलत आंकड़े पेश करते हैं। सरकार की अगर हमें चापलूसी करना है जाके, तो हमें वैसे मुद्दे रखिए। आप लोग सरकारी चापलूसी करने लग जाते हैं। बिल्कुल, सवाल सबसे अहम यही है कि अगर ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, तो इसे लागू न करने के तर्क क्या होंगे, और लागू करना है तो उसके तर्क क्या दिए जाएंगे, ये अखाड़ा परिषद ने दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए आपकी बात पूरी नहीं होने दी जाएगी। और राजू दास जी भी कह रहे हैं, अंसार साहब भी कह रहे हैं, अपनी अपनी बात सभी ने रखी, लेकिन इस समय
बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसकी चर्चा भी बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि बीजेपी का कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे, ये घोषणा पत्र में ही कहा था। अब देखना होगा सरकार इसको लेकर क्या अहम कदम उठाती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबर।